नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद मतदान, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर से हटाए गए प्रदर्शनकारी किसान, टेंट पर चले बुलडोजर, हिरासत में कई किसान नेता। बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल के इशारे पर काम कर रही है पंजाब सरकार। पूर्व नियोजित थी नागपुर हिंसा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी साइबर सेल का शिकंजा। युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर हुई बातचीत को बताया बहुत अच्छा। कहा, हम सही रास्ते पर, जल्द जारी किया जाएगा एक और बयान। और दिल्ली में आज से शुरू होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग और शूटिंग में होंगे दिलचस्प मुकाबले। और इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन है। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। लोकसभा में कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। वहीं राज्यसभा में मंगलवार को शुरू हुई गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करेंगी। इसके साथ दोनों ही सदनों में अन्य विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों के आवंटित बजट पर चर्चा होनी सूचीबद्ध है। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और उनकी मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों सहित सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि सभी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय मुख्यधारा के बराबर हो। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय विशेष रूप से 6 केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के लिए है। अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक मामलों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं या कार्यक्रम इस प्रकार हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से है अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण। अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में लिखित उत्तर में ये जानकारियां साझा की हैं, जो ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएं, जिसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्तियां, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएं, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास, अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए एनएमडीएफसी को इक्विटी अवसंरचना विकास योजना, और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनाओं ने मिलकर उच्च स्तरीय कौशल प्राप्ति, आजीविका के अधिक अवसर, उच्च रोजगार क्षमता, बेहतर अवसंरचना तक बेहतर पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान दिया है। पंजाब पुलिस ने 21 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित धरना स्थलों से हटा दिया है। इससे पहले पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था। पुलिस सूत्रों ने कल देर रात बताया कि अस्थायी ढांचों और मंचों को हटाने तथा किसानों द्वारा खड़ी ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को हटाने के बाद प्रदर्शन स्थल को खाली करा दिया गया है।
ये पूछे जाने पर कि बाधित सड़कों पर यातायात कब बहाल होगा, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पंजाब की तरफ की सड़क खाली होने के बाद यातायात की बहाली इस बात पर निर्भर करेगी कि हरियाणा सरकार अवरोधक कब हटाती है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली कूच करने से रोके जाने के बाद पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए थे। नागपुर शहर में हिंसा के बाद सरकार और पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। एहतियात के तौर पर शहर के संवेदनशील इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी है। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले कुछ लोगों की पहचान भी की है और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी। उन्होंने ये भी साफ किया कि अफवाहों से उलट नागपुर शहर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की आयत वाला कोई चादर या कपड़ा नहीं जलाया गया। फडणवीस ने कहा है कि नागपुर हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों को कब्र से भी खोदकर निकाला जाएगा और कानून के सामने पेश किया जाएगा। दरअसल हिंसा के दौरान दंगाइयों ने एक महिला कांस्टेबल से अभद्र व्यवहार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में उद्यम उत्सव भाग लेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उद्यम उत्सव का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर एमएसएमई को सशक्त और प्रोत्साहित करना है। इसका समापन इस महीने की 30 तारीख को होगा। कार्यक्रम में हस्तशिल्प से लेकर कृषि आधारित उत्पादों तक के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले 7 मंडप होंगे। मंडप में ग्रीन एमएसएमई टेक्नोलॉजी, महिला उद्यमी, पीएम विश्वकर्मा और आदिवासी उद्यमी, खादी और ग्रामोद्योग और एमएसएमई बिजनेस सपोर्ट मंडप भी शामिल होंगे। मंडप में विभिन्न व्यापार और लाइव पॉटरी प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान हुनर, संगीत, नुक्कड़ नाटक, साड़ी ड्रैपिंग सत्र और राजस्थानी कठपुतली निर्माता प्रदर्शन जैसी तमाम गतिविधियां आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगी। ये उद्यम उत्सव प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक विमल नेगी की रहस्यमयी मौत को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी की अगुवाई में की जाने वाली जांच शुरू हो गई है। विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे और उनका शव 18 मार्च को बिलासपुर के सहतली पुलिस स्टेशन के पास गोविंद सागर झील से बरामद हुआ था। उधर ताज़ा तरीन घटनाक्रम में पुलिस ने विमल नेगी मौत मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की है। एफआईआर में आईएएस अधिकारी हरिकेश मीना को भी आरोपी बनाया गया है, जिन्हें बुधवार को राज्य सरकार ने उनके पद से हटा दिया था। न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में मृतक इंजीनियर की पत्नी किरण नेगी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें एचपीपीसीएल के पूर्व प्रबंध निदेशक हरिकेश मीना और 2 अन्य अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। नेगी के परिवार का दावा है कि शोंगटोंग और पेखू जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विवादास्पद फाइलों को मंजूरी देने के लिए मीना और अन्य लोगों के लगातार दबाव के कारण वो काफी तनाव में थे। परिजनों का कहना है कि इस कथित उत्पीड़न ने उन्हें अपनी जान लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद शिमला में एचपीपीसीएल कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें नेगी के परिवार, बिजली निगम के कर्मचारी और यूनियन नेता न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और राज्य सरकार के खिलाफ एचपीपीसीएल के भीतर मुद्दों को हल करने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हरिकेश मीना अपने पूरे करियर में एक विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। इस मामले में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने नेगी की मौत को लेकर एचपीपीसीएल के कुप्रबंधन और कर्मचारियों पर डाले जा रहे अनुचित दबाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत की जांच के लिए मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की है। अपनी याचिका में सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और यूबीटी शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर और अन्य के खिलाफ
गंभीर आरोप लगाए हैं। सतीश सालियान ने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120 बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग की है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सतीश सालियान के घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई तथा बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश भी रची गई। दरअसल दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को उपनगरीय मलाड में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। इसके बाद शहर की पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। रुक करते हैं राजस्थान का। राजस्थान के बीकानेर में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक ट्रक के कार के ऊपर पलट जाने से कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पलाना देशनोक पुल पर हुआ। यहां पर एक ट्रक कार के ऊपर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ट्रक को खाली करवाया और नीचे दबी हुई कार को हटवाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने इस हादसे में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। हाईवे पे एक गाड़ी और उसके साथ जो टोला के गिरने के कारण एक प्रथम दृष्टया दुर्घटना होना पाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें 6 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। हर भारतवासी के दिल में छुपा है एक अलग भारत, सबसे अनछुआ, दिलों को जोड़ता, हर खट्टी मीठी यादों को समेटा मेरा भारत। अपने भारत को दुनिया के साथ साझा करें, इसके जीवंत रास्तों को, छुपे हुए नज़ारों को, अपनी अनूठी कहानियों को कैद करें और शामिल हों वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के वेव एक्सप्लोरर चैलेंज में एंट्री भेजने के लिए है 20 मार्च तक का समय। यूट्यूब शॉर्ट्स या ब्लॉग पर वेव्स एक्सप्लोरर का उपयोग कर दुनिया को दिखाएं अपना भारत। जल्द वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज के लिए रजिस्टर करें। इंडिया में जितने इंडियंस हैं उतने ही इंडियाज भी। सो फॉर द रिकॉर्ड, दिस इज माय इंडिया। दिस इज माय अनदेखा, अनसुना, अनबिलीवेबल इंडिया। This is my favorite designer wear wala India. माय सखत एनर्जी हिरो इंडिया। এই হলো আমার দুর্দান্ত রোড ট্রিপের ইন্ডিয়া। So India, join the Waves Explorer Challenge. Show us what makes you say, for the record. This is my India. रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया कि अमेरिका को यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अपने हाथों में ले लेना चाहिए। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के प्रयासों के बीच ट्रंप ने कल ज़ेलेंस्की से करीब 1 घंटे वार्ता की। इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के अनुरोधों और आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत की, क्योंकि वो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वे पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज की ओर से व्हाइट हाउस में जारी बयान के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के कारण इन संयंत्रों को चलाने में बहुत मददगार हो सकता है। ट्रंप ने मंगलवार को पुतिन से यूक्रेन के साथ संभावित आंशिक युद्ध विराम के बारे में बात की। पुतिन ऊर्जा अवसंरचना को निशाना न बनाने पर सहमत भी हुए, लेकिन 30 दिन के पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन करने से उन्होंने इनकार कर दिया। तुर्की के अधिकारियों ने इस्तांबुल के मेयर इक्रैम इमामोग्लू को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई इमामोग्लू के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने से कुछ ही दिन पहले की गई है। तुर्की की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के इक्रैम इमामोग्लू को राष्ट्रपति रेसेप तैयप
अर्दोआन के सबसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में से एक माना जाता है। अभियोजकों ने इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और एक आतंकवादी समूह को सहायता देने का आरोप लगाते हुए उन्हें एक आपराधिक संगठन का नेता बताया। इस्तांबुल के मेयर को हिरासत में लेने के बाद अंकारा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सैकड़ों लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टुकड़ी को पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। इजमीर और ट्रैबजोन सहित अन्य शहरों में भी छिटपुट विरोध प्रदर्शन और सभाएं हुई हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों को छोड़ने को लेकर गाजा में फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके बलों ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू कर दिया है। इससे एक दिन पहले हवाई हमलों में कम से कम 48 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसके अभियान ने नेत्जारिम कॉरिडोर पर इजरायल के नियंत्रण को बढ़ाया। हमास ने कहा कि जमीनी कार्रवाई और नेत्जारिम कॉरिडोर में घुसपैठ को महीने पुराने युद्ध विराम समझौते का नया और खतरनाक उल्लंघन है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को तुरंत हूथियों को सैन्य आपूर्ति भेजना बंद कर देना चाहिए और यमन के समूह को खुद लड़ने देना चाहिए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि हूथियों पर अमेरिकी हमले समय के साथ और तेज होते जाएंगे और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में भारत के लोक सेवा प्रसारक यानी प्रसार भारती और जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के बीच करारनामा हुआ है। इस करारनामे के तहत फुटबॉल लीग DFB पोकाल के पुराने मैचों को दिखाने के साथ ही इस लीग के होने वाले 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच का DD स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही OTT ऐप वेव्स पर भी सजीव प्रसारण होगा। भविष्य के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही देश भर से 20 खिलाड़ियों का भी चयन किया जाएगा। जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के साथ में आज प्रसार भारती का एक करारनामा हुआ और इसके तहत जो उनके पुराने सीजन्स के जो कार्यक्रम हुए हैं, जो मैचेस हुए हैं, उनकी हाइलाइट्स हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और साथ ही साथ जो इस सीज़न के जो कार्यक्रम हैं, जिसमें कि उनके लीग मैचेस के बाद जो 2 सेमीफाइनल्स होने वाले हैं और जो फाइनल मैच होगा, उसका हम सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर करेंगे और हमारी जो OTT की ऐप है वेव्स, उस पर भी इसका प्रसारण सजीव किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले महीनों में DFB द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में मिलकर के कुछ नए खिलाड़ियों को चिन्हित करने का एक कार्यक्रम किया जा रहा है और ऐसे करीब 20 खिलाड़ियों को फिर वो अपने खर्चे पर लेकर के जर्मनी जाएंगे, जहां उन बच्चों को ट्रेनिंग होगी, जहां उन बच्चों को वहां के मैचेस में खेलने का अवसर मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि दोनों दृष्टियों से ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात रहेगी। एक तो हमारे जो दर्शक हैं भारत भर में जो फुटबॉल में रुचि रखते हैं, उनको अच्छी क्वालिटी के मैचेस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं जिनका कि फ़ुटबॉल में रुचि है, उनको ट्रेनिंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए फ़ुटबॉल को एज अ करियर चाहे कहें या एक पैशन के तौर पर लेने के लिए उनको उसमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। और आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत होगी। इस बार इन खेलों में देश भर से करीब 1300 से ज़्यादा खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होगी। देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मंच सज चुका है और दिल्ली तैयार है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी के लिए। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। 27 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में 6 पैरा खेलों में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे, जिनमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस की स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे और
एक कंपटीशन से खेलेंगे, देश और दुनिया में पैरा एथलीट्स देश का नाम रोशन करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में देश भर से 1300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें तीरंदाज हरविंदर सिंह, क्लब थ्रोअर धर्मवीर और हाई जंपर प्रवीण कुमार जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सुशील कुमार, डीडी न्यूज। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का लोगो, गीत और मास्कोट का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। पैरा खेलों के मास्कोट का नाम उज्ज्वला रखा गया। आज देश के पैरा एथलीट विश्व भर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस बार भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा और कई नए सितारे भी सामने आएंगे। पहले फिट इंडिया कार्निवाल का नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सफल समापन हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। यह फिट इंडिया कार्निवाल देश की जनता को फिटनेस के प्रति जागरूक करने का प्रयास था। कार्निवल के समापन के मौके पर उपस्थित और एक वक्त हुआ करता था जब सुबह की पहली किरण के साथ ही नन्ही गौरैया आंगन में फुदकने के साथ ही अपनी चहचहाट से पूरे घर को गुलजार कर दिया करती थी। आंगन में फुदक फुदक कर दाना चुनना और कोई आहट होने पर फुर से उड़ जाना बच्चों के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं होता था। लेकिन वक्त बदला और आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहने वाली गौरैया आज विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण इस छोटी सी चिड़िया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया, जो अपने छोटे आकार और चहचहाने वाली आवाज के लिए जानी जाती है, जो कभी हमारे आंगनों, छतों और खिड़कियों पर फुदकती चहकती नजर आती थी, आज विलुप्त होने के कगार पर है। मनुष्यों के आसपास रहने की वजह से सामाजिक पक्षी कही जाने वाली गौरैया आज समाज से ही दूर होती जा रही है। गौरैया की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। बढ़ते शहरीकरण, मोबाइल टावरों के रेडिएशन और कंक्रीट के जंगलों के फैलाव के साथ ही प्रदूषण और कृषि पद्धतियों में बदलाव ने इसका घर छीन लिया है। इसके कारण गौरैया की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। एक आकलन के मुताबिक दुनिया भर में गौरैया की संख्या करीब 1.6 अरब है। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने गौरैया की घटती आबादी को देखते हुए 2002 में इसे लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल कर दिया। वहीं भारत सरकार ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल किया है। इसके तहत गौरैया का शिकार करना और कहीं ले जाना सख्त मना है। गौरैया से विश्व को प्रथम परिचय 1851 में अमेरिका के ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ने कराया था। गौरैया पर गहराते संकट से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसे जैव विविधता के लिए अहम बताते हुए इसके संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गौरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गौरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गौरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गौरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। गौरैया की कम होती संख्या को देखते हुए 2010 से 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सालों से गौरैया संरक्षण मुहिम से जुड़े और गौरैया संरक्षण पर 3 पुस्तकें लिख चुके गौरैयाविद पटना के संजय कुमार ने जागरूकता अभियान चलाकर इस मुहिम से सैकड़ों लोगों को जोड़ा है। हमारी नन्ही दोस्त गौरैया विलुप्ति की ओर बढ़ चली है। उसकी घर वापसी की पहल हमें ही करनी होगी और ये जन भागीदारी से होगी। स्पैरोमैन के नाम से मशहूर गुजरात के जगत किनखाबवाला जहां गत्ते के घोंसले बनाकर गौरैया की घर वापसी में लगे हैं, वहीं नरेंद्र फालूदी प्लाई और मिट्टी के घोंसले गांव-गांव में लगाकर गौरैया को आवासीय संकट से उबार रहे हैं।
गौरैया पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बीजों के फैलाव और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्व गौरैया दिवस जैसी पहल शुरू होने के बाद लोगों में भी गौरैया संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हालांकि इस सामाजिक चिड़िया को बचाने के लिए अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। गौरैया संरक्षण मुहिम से एक आशा जगी है और इस प्यारी चिड़िया से हम यही कहेंगे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आना रे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ ही समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।